मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना। कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया। उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा, जिस पर कोयल बोली, व्हाट? इतना कहते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अदिति अभी भी लकी की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लकी के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहां देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपने स्क्रीन पर वो नंबर देखा, वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ, मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ। और अब मुझे फोन तभी करना जब आपकी जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन, तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है। अब फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। जैसे ही उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान तुम? अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, ये कितने की पड़ी? अरे ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सब तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। यहां से निकलते ही मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। कौन है ये? अदिति ने लकी से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से, विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। ईशान, हम एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा रजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ, हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर आते हैं तुम्हें रजौरी। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है, क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें? अच्छा ऐसा, तो ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो, ऑर्डर कर दो, मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूमिका अदिति को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चलना जल्दी, क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है? जल्दी आ जा, हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं, चल जल्दी आ। रुको, लकी को भी बुला के लाती हूँ। लकी हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता बहन। तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस हैं? हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी, और अगर ऐसे में लकी को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लकी वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा, हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट न जाए। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लकी पर ही चिपकी रह गई। तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशी नाची थे। लकी सर, रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब सब सामान समेट कर लकी जॉगिंग करने लगा था, तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? मैं ग्राउंड पर हूं यार, जॉगिंग कर रहा हूं, और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। अरे भाई, तुझे कैसे पता? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले।
अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। हाँ अब यार ये भी बात सही है। चल अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है, हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा। नहीं यार तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। अरे यार भाई ऐसा मत कर यार, देख सब लोग यहीं पर है, अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता अमित ने फोन काट दिया। लकी असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मना करने के लिए फोन करने लगा, लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसके फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती ही सही, लकी ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ काके पर आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। उसने लकी को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। जैसे ही लकी उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहां आ गए? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के इस कहे से लकी का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लकी के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लकी कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लकी क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।